जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज था उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट का ज़रूरत था वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो ध्यान रखना था। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो क्या होता है, फिर आपको प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको समझना था। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पर कैसे निकालते हैं, फिर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे प्रोजेक्शन वेक्टर में यूज होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज एक साथ होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। 10.3 एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी का ये सारे क्वेश्चन है। तो आप देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम लेते हैं स्क्रीन पर और इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन, पहला ही क्वेश्चन इसमें दिख रहा है आपको, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। आपको शायद पता होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। ए और बी के बीच में पूछा हुआ है, तो लेट एंगल इज थीटा। लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसको हमने थीटा माना, तो ये कॉस थीटा हम लोग जानते हैं। वी नो कॉस थीटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई डॉट प्रोडक्ट में उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ए डॉट बी आपको ऑलरेडी दे दिया है, ए डॉट बी ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगा। फिर उन्होंने क्या दिया कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3, और ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपको 2। तो यहाँ पर आपको रख देना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड यहाँ पर रख देना है स्क्वायर मतलब 2। ये भाई इससे ये कटेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर रूट 3 एंड इंटू 2। तो ये से ये आपको कट गया। फिर ये भी कटेगा, आपको स्क्वायर रूट 2 से 2 कटेगा तो स्क्वायर रूट 2 बचेगा। 1/√2, कहने का मतलब कॉस थीटा हम लोगों को मिल गया 1/√2। और आपको पता है कि 1/√2 कब होता है, कितने डिग्री के लिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू, इसको 45 डिग्री या नहीं तो हम रेडियन में लिखें तो कॉस π/4 लिख सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू π/4। तो इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तभी क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ था आपको डायरेक्ट ए डॉट बी, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया था तो लगा दिया। अभी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो ए और बी जो है आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अलग अलग जो फार्मूला है अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से काम आता है, जैसा इन्फॉर्मेशन वैसा आप उसको लगाइए। तो अभी जैसे बोला जा रहा है, तो हमने कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर मान लीजिए एक को ए एंड बी, यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी मान लीजिए इस तरीके से कि 3i माइनस 2j प्लस k कैप। और एक फिगर भी यहाँ बगल में दिखा दीजिए तो और बेहतर माना जाएगा आंसर। ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल दिखा दीजिए थीटा। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वो आपको बेहतर आंसर माना जाएगा और मतलब सही रहता है, क्योंकि एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी, तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट का हमने एक रिजल्ट आपको बताया था कि A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरीके से, या नहीं तो यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 ऐसे भी। तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो यहाँ पर होगा 1 इंटू 3, तो 3 हम लिख देते हैं, 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 तो प्लस 3 होगा। डिवाइड करते थे एक के मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगेन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया आपको। अब आप यहाँ से देखिए तो 3 प्लस 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 आया, और ये 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14, और ये भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ 14 आने वाला है।
ये आ जाएगा आपको 10 एंड दिस इज 14, ये कटेगा तो 2 5 जा 10 एंड दिस इज 2 7 जा 5/7। कॉस थीटा का जो वैल्यू आया वो है 5/7। इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, या आप तो मतलब क्या बोलते हैं कैलकुलेटर रहेगा तो उसे निकल सकता है, या नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है तब आप यूज कर सकते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो उसको लिखने का तरीका है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं एंड दिस इज द आंसर। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो पहले आप लिखिए कि लेट यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट वेक्टर ए, ये क्या है सॉल्यूशन, लेट वेक्टर ए इज आई माइनस जे, वेक्टर बी क्या है भैया तो आई प्लस जे, ये मैंने माना। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर बी। यदि ए का प्रोजेक्शन बी पे तो क्या लिखेंगे भाई, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ है हमारे पास बी वेक्टर, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ए डॉट बी निकालना आसान है, 1 × 1 1 होता है, -1 × आई और जे, तो ये हो जाएगा -1। ये तो 0 आने वाला है, बी का मैग्नीट्यूड ऐसे 1 का स्क्वायर 1 + 1, ऊपर देखेंगे तो 0 और नीचे होगा √2, खैर ये 0 आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। तो ये तो आसान था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम तरह का, इसको वेक्टर ए मानिए और ये वेक्टर बी हो गया, और प्रोजेक्शन बोल रहा है तो ए डॉट बी और डिवाइड कर दीजिए बी के मैग्नीट्यूड से, तो आप काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट ईच ऑफ द वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। बोल रहा है कि ये जितना भी आपके सामने वेक्टर लिखा हुआ है तो वो एक यूनिट वेक्टर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यूनिट 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। अब यूनिट वेक्टर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 आ गया तो हो गया। तो जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, लेट से दिस इज वेक्टर ए, लेट ए मैंने मान लिया, लेट ए इज दिस 1/7, और यहाँ दिया हुआ है 2i + 3j + 6k। अब भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 1/7, ये तो ऑलरेडी नंबर है, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालिए 2 मतलब 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में रख दीजिए। 1/7 ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 9 + 36, ये आपको आ जाएगा 1/7, दिस इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 ये होता है 7, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 1। कहने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या आया 1। दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए जो है इज यूनिट वेक्टर। भाई वो क्वेश्चन में ए नहीं माना था, ये तो हम अपने मन से मान लीजिए, आपको मन है तो बी सी डी कुछ भी मानिए। और ए क्या था ये वेक्टर, तो अब लास्ट में ये लिख दीजिए कि दैट इज 1/7 2i + 3j + 6k इज यूनिट वेक्टर। ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है। एक चीज़ समझिएगा, ये जैसे मैंने अभी ए का मैग्नीट्यूड निकाला, आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7i 3/7j एंड 6/7k। कुछ लोग के दिमाग में ये मतलब अभी चल रहा होगा कि 7 को डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इसको रूट के अंदर, इसको रूट के अंदर क्यों नहीं लिखे, तो सोच रहे होंगे कि वो भी रूट में जाता। तो भाई ऐसा तब होगा जब आप ऐसे लिखते हैं। अभी यदि आप ऐसे लिखे हैं, तब यदि आप मैग्नीट्यूड में लिखे तो आप लिख सकते हैं। अब आपको लिखना पड़ेगा 2/7 का होल स्क्वायर + 3/7 का होल स्क्वायर + 6/7 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। फिर आपको आएगा 4/7 का स्क्वायर मतलब 49, फिर आपको आएगा 9/49, फिर आपको आएगा 36/49। अब जब आप इसको जोड़ेंगे मतलब अंदर क्या हो गया 49 और नीचे क्या है 49, और इस तरीके से। तभी क्या होता है, ये जो 49 वाला टर्म था वो बाहर हो गया था, 7 जो अंदर जाता 7 का स्क्वायर तो फिर 7 ही आता, तो इसलिए उसको रखने की ज़रूरत नहीं थी। जो कांस्टेंट है आप कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और इसको आप मतलब उसका मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट ले सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर रख करके।
अब यहाँ से ये कट रहा है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, जो भी बनाइए, मतलब जैसे भी बनाइए ये सही आएगा। तो ये पता चल गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि वेक्टर ये जो भी वेक्टर है दिस इज यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आप इसको दिखा सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर वाला काम खत्म, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोला कि ये सब एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यदि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो फिर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा ए, मतलब एक को ए, एक को बी, एक को सी। तो हम यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहे हैं कि ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7 लिखा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा सपोज वेक्टर बी, इसको मैंने बी मान लिया जो कि 1/7 लिखा हुआ है, 3i माइनस 6j प्लस 2k लिखा हुआ है, 2k वेक्टर। एंड वेक्टर सी आप ले लीजिए तो 1/7 6i और प्लस 2j एंड दिस इज माइनस 3k। इस तरीके से मैंने लिखा। अब ज़रा समझिए ए डॉट बी बारी बारी से निकालिए, ए डॉट बी पहले निकालिए। तो 1/7 तो 1/49 हो गया, नंबर को अलग, या नहीं तो आप चाहे तो अंदर ले जाइए, मतलब फिर डिवाइड करके तब निकालिए। तो बेहतर यही होगा कि आप इसको पहले कर लीजिए। तो 1/7 इंटू 1/7 49 आया। अब आप आई जे का, तो आई को आई के साथ जे को जे, के को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 6, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12। अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो 1/49 और ये 12 प्लस 6 18 माइनस 18 क्या होगा 0, ये कट जाएगा, मतलब आपको 0 मिलेगा। ए डॉट बी क्या हुआ, ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 0 है। दिस इम्प्लाइज कि ए परपेंडिकुलर है बी पर। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाना चाहिए, हम अभी सिमिलरली कर देते हैं। बी डॉट सी यदि आप निकालेंगे तो 0, और यदि ये 0 आया तो बी परपेंडिकुलर सी, एंड सी डॉट ए 0 आएगा तो सी परपेंडिकुलर होगा ए पर। भाई ए बी पर परपेंडिकुलर, बी सी पर, सी ए पर। तो हम बोल सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये वेक्टर ए रहा होगा, ये मान लीजिए वेक्टर बी रहा होगा जो कि 90 डिग्री है, और इस पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर सी रहा होगा। तो मतलब ये इस पर मतलब इस तरीके से। तो ये हो गया आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलरली। तो हम आपको यहाँ पर लिख सकते हैं सो ए बी सी वेक्टर, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शॉर्ट में मैंने एम लिख दिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो आप वो भी लिख सकते हैं, या नहीं तो वेक्टर ए बी सी नहीं लिखा हुआ है बल्कि वो वेक्टर है, तो लिख दीजिए लास्ट लाइन में हेंस द गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप मतलब प्रूफ कर सकते हैं। आपको ये चीज़ वहाँ पर निकाल के दिखाना होगा, क्योंकि वहाँ पर तो चेक करता है पूरा, तो बी डॉट सी आप लिखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। हाँ, लास्ट केस में यदि आपके पास टाइम का इशू है तो अलग बात है कि आप इसको सिमिलरली, बट वहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में दिखाना चाहिए। तो ये बात थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इफ दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो भाई इसका मतलब हुआ ए का, इसको हम ए इक्वल टू 8 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको समझिए ज़रा क्या होगा, ए को ए से, तो ए डॉट ए क्या होगा भाई, ए डॉट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। ए को बी से आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी हम इसको सिंपली लिख रहे हैं, ए को बी से यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ए डॉट बी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए। अब यहाँ पर बी को बी से मैग्नीट्यूड, बी को बी से डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज 8। आपको पता होनी चाहिए, इसको हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ये ए डॉट बी लिखा हुआ है, और ये जो बी डॉट ए है तो इसको हम ए डॉट बी लिख देते हैं, एंड दिस इज बी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं, एंड दिस इज 8। समझिएगा, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो बी डॉट ए की जगह मैंने ए डॉट बी लिख दिया, और जैसे ही ये लिखा तो ये कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था, ए का मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स ऑफ बी, तो हम 8 बी यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64 एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज 8, तो 8 हुआ। यहाँ से आपको 63 बी स्क्वायर मिलेगा जो कि 8 होगा।
यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63 होगा, हमको बी निकालना है, तो बी हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड 8/63। चूँकि मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है तो प्लस में ही रहेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है इसका चाहे तो आप रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा 8 का, और ये स्क्वायर रूट क्या, ये 63 है, तो 9 7 जा 63 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो आप इसको 3√7, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ बी हुआ। और हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बी निकल गया, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 8 इंटू 2√2/3√7, ये हो जाएगा 16/3 एंड √2/√7। आप चाहे तो इसको एक ही रूट में रख सकते हैं, हो सकता है बुक में ऐसे ही छोड़ दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बुक में नहीं छोड़ा होगा तो कहीं आप कहीं और जगह देंगे तो हो सकता है ऐसा हो, या नहीं तो ऐसे दिया हो, तो जैसे आंसर हो उस पर में आप लिख सकते हैं जो दिया हुआ है, या एमसीक्यू में किस तरीके से दिया हुआ है। कुछ लोग यहाँ तक आ जाते हैं और जब ये चीज़ लिखा रहता है तो कहते हैं नहीं मैच किया। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, आंसर यहाँ तक आ जाता है लेकिन ऑप्शन में ये दिया रहता है तो कहता नहीं मैच किया। अब क्या करें, अरे भाई उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके देखिए, अपने आप मैच कर जाएगा। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 3a इंटू 2a, तो 3 2 जा 6, a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, 3 7 जा 21 a डॉट बी, और 5 2 जा 10, तो -10 b डॉट ए, एंड 5 7 जा 35, तो -35 b का मैग्नीट्यूड और ये होल स्क्वायर। यहाँ से आपको आप चाहे तो 6a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 21 a डॉट बी, और ये आपका मतलब -10 b डॉट ए को चाहे तो a डॉट बी भी लिख सकते हैं, और 35 इसको हम चाहे तो b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम मतलब यहीं पर आंसर ये छूट रह जाएगा, कुछ वैल्यू दिया होता तो इसको शायद लिखते हैं हम लोग। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। आपको 2 वेक्टर दिया हुआ है, समझिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उन्होंने क्या बोला कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी, ये लेट द 2 वेक्टर ए एंड बी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट समझिएगा गिवन है, आपको गिवन है कि ए डॉट बी आपको दे दिया है 1/2। तो भाई ए डॉट बी क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, एंड दिस इज 1/2। ए का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है, तो ए का वो नहीं दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का सेम है, तो हम यहाँ पर इसको ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखे, इसको इसके जगह भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही लिखे, और कॉस थीटा हमको दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री है, और ये 1/2। आप समझ सकते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और कॉस 60 होता है 1/2, दिस इज 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर दिस इज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा आपको 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, और चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव में आंसर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ यूनिट वेक्टर ए इज दिस इक्वल टू दिस। तो कुछ नहीं है, आपको दे दिया है कि ये ए जो है दिस इज यूनिट वेक्टर, यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। अब एक चीज़ ज़रा देखिए, एक रिजल्ट आप फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट, इस रिजल्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है, जैसे आपको ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी दिया हो, तो आप यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में ए डॉट बी और बी डॉट ए जो आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर ए डॉट बी डॉट ए एक पॉजिटिव एक
होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रह जाएगा। आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं खुद से भी। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा भाई, ये a माइनस बी ए प्लस बी इसी फार्मूला पर ये है, तो इसको हम लिखने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एंड दिस इज 12। अब ये a का मैग्नीट्यूड तो भाई वो तो यूनिट वेक्टर था, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर, दिस इज 1 इक्वल टू 12, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर, और 12 प्लस 1 ये 13 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से हमको मिलने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो कि पॉजिटिव में, दिस इज आंसर। यही आपको निकालना था। इफ ए बी सी आर सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस देन फाइंड दिस। तो बहुत ही आसान है, बोल रहे हैं कि ये जो वेक्टर हैं इस पर परपेंडिकुलर है, तो भाई जैसे ही परपेंडिकुलर है इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको लिखेगा कि दिस इज ऑर्थोगोनल टू दिस, मतलब उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0, तो हम लिखेंगे कि a प्लस सिंस दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो हम लिखेंगे a लैम्डा b इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0। भाई साहब a प्लस लैम्डा b, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डॉट c, ठीक है, प्लस लैम्डा b डॉट c एंड दिस इज 0। अब आप देखिए a वेक्टर a यहाँ पर है, वेक्टर c यहाँ पर है, a और c का डॉट प्रोडक्ट, तो i को i से, j को j से, i वाला 3 और 2 तो 3 2 जा 6, j और j तो 1 and 2, 1 and 2 1 2 जा 2 हो गया, प्लस लेमडा b डॉट c क्या होगा भैया, तो b और c, i और j, i वाले को i से, j वाले को j से, तो 3 इंटू 1 माइनस 3, और j का 1 है उधर 2 है, तो 1 2 जा 2, यह आया इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलने वाला है 8 प्लस 3 माइनस 2, तो ये लेमडा माइनस 1, दिस इज 0। भाई 8 इक्वल टू 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से 8 इक्वल टू लेमडा, कहने का मतलब लेमडा का वैल्यू 8 आ गया, जिसका इंतजार था, यही आपसे पूछा जा रहा था। सो लेमडा हम लोग निकाल लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा बोला जा रहा था, वही हम लोगों ने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर दिस, बोला है ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या उपाय है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ गया तो परपेंडिकुलर हुआ। तो आइए हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ये इस पे परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पर, तो आप चाहे तो इसको मान लीजिए c, इसको d है ना, तो हम लिख सकते हैं लेट c, वेक्टर c हमने मान लिया a का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर b प्लस b का मैग्नीट्यूड एंड देन वेक्टर a। एक वेक्टर d मैंने एज्यूम किया जो कि लिखा हुआ है a का मैग्नीट्यूड एंड देन b माइनस b का मैग्नीट्यूड एंड देन वेक्टर a। अब आपको करना कुछ नहीं है, c डॉट d निकाल लेना है, c डॉट d, इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इसको सुविधा के लिए आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a और b का b वेक्टर प्लस b a वेक्टर, और इसको हम लोग a b वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड है तो इसको b एंड a वेक्टर, तो उतना नहीं लिखना पड़ता, ये आसान है। तो हम ये c हम लिखेंगे a b वेक्टर प्लस b a इस तरीके से, डॉट प्रोडक्ट ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। अब यहाँ देखिए अभी आपको मैंने बताया था ए, देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर वही चीज़ इधर है, ये प्लस में ये माइनस में, मतलब x प्लस वाई और ये x माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, कहने का मतलब इसका होल स्क्वायर। तो ये होने वाला है ए बी इस पूरे का मतलब होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर में था तो इसका स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, बी वेक्टर है तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको बी ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर सिंपली, इसको हम ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, और इसको भी हम ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये से कट जाएगा 0, देखिए सी डॉट जी 0 आ रहा है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, हो गया, दिस नीड टू प्रूव हो गया, मतलब वो जो गिवन वेक्टर है, दीज टू गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए ये बोल रहे हैं कि ए डॉट ए 0 है, ए डॉट बी 0 है, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी,
ए डॉट ए उसका खुद के साथ, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब आप क्या समझे ये ज़रा बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। भाई यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए डॉट ए, इसको हम सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर, कॉस थीटा ए और ए के बीच का ही एंगल है, तो कॉस जीरो 1, तो यहाँ पर बेसिकली कॉस 0 डिग्री एंड दिस इज 0। समझिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर कॉस 0 1 होता है। सिंपली आप ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट भी था कि ए डॉट ए को आप सिंपली ये लिख सकते थे, तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो हम अभी पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर ये 0 है, किसी का मैग्नीट्यूड का वो स्क्वायर 0 है, इसको हटाएंगे तो ये 0 आएगा। भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, ये बात निकल के आई इस बात से। जब ये बात है तो ये बात पता चला कि ए जो है वेक्टर ए नल वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए इज नल वेक्टर। आपको पता है नल वेक्टर, या नहीं तो आप इसी को जीरो वेक्टर बोल सकते हैं, या नहीं तो इसी को जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर हमको बोला कि ये 0 है और ये 0 है, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम वेक्टर बी। अब बोल रहे हैं कि ए डॉट बी 0 है। भैया ए डॉट बी 0 है तो ये ए तो नल वेक्टर था, तो ये तो नल वेक्टर हुआ, और बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? या तो ए उसमें से कोई भी आइदर 1, कोई भी एक 0 वेक्टर रहा हो, या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो, या नहीं तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, या नहीं तो दोनों के दोनों मतलब 0 वेक्टर रहा हो तो भी हो सकता है, या नहीं तो दोनों नॉन जीरो हो और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ये नॉन जीरो, ये 0 वेक्टर है, तो ये बी जो है, बी, इस बी के बारे में बोला गया है, तो इस बात से हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है, बी नल वेक्टर हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता है, मतलब बी कैन नॉट बी नॉन जीरो मतलब। तो बी और बी जो वेक्टर है वो मे और मे नॉट बी 0 वेक्टर हो सकता है, तो वही कंक्लूड करना था। ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, तो बोल रहे हैं कि आप इसको प्रूफ करिए, इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए इस चीज़ से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर भी इसका स्क्वायर कर दिया। तो भाई इसका स्क्वायर क्या होगा आप समझिए, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट यदि हम निकालें नल वेक्टर के साथ, देखिए इसका इसके साथ और इधर नल का नल के साथ। अब समझिएगा ये क्या होगा यदि हम इसको निकालेंगे, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने दिया है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर। अब समझिएगा ये ए प्लस बी प्लस सी और वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको याद है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि स्केलर में होता था तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे आप पढ़े थे मतलब अलजेब्रिक में, है ना। तो वहाँ पर वेक्टर नहीं होता था, आज यहाँ वेक्टर है। यदि वेक्टर होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको देखिए, इसको हम लिखने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन ले लिए, जो बच गया उसको देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए डॉट बी सी नहीं लिखेंगे, बी डॉट सी लिखेंगे, सी डॉट ए उसी तरह से, और इधर आएगा नल वेक्टर। भैया ये क्या होने वाला है यहाँ से यहाँ तक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका यूनिट वेक्टर है ए बी सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये भी 1, तो 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 2, और ये जो भी चीज़ है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड दिस इज नल वेक्टर। तो भाई ये हो जाएगा 3, या 2 को इधर भेजेंगे, तो कहने का मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपको होने वाला है -3, वो 3 आएगा, और फिर 2 को इधर भेजेंगे तो 2। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, तो आप वो समझ सकते हैं और आप
आपको लिखना चाहिए, एग्जाम हॉल में लिखना ही चाहिए। तो ये बात थी इसको निकालने का। यहाँ देखिए, इफ द वेक्टर ए नल मतलब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, ए डॉट बी जीरो, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बोलना है कि ये नल वेक्टर है या ये नल वेक्टर है, तो गारंटी है ये जीरो होगा। जाहिर सी बात है भाई, ये ए डॉट बी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये जीरो हो गया तो भी जीरो हो जाएगा, या ये जीरो हो गया तो भी इसका डॉट प्रोडक्ट जो है, दोनों जीरो है तो भी जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी, मान लीजिए ए नल वेक्टर है और बी नल वेक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा। मान लीजिए ए डॉट बी और इस बार मैंने मान लिया कि बी जो है नल वेक्टर है तो भी जीरो आ जाएगा। मान लीजिए ए डॉट बी और मैंने बोल दिया कि दोनों जीरो हैं, दोनों नल वेक्टर हैं, नल वेक्टर इंटू नल वेक्टर तो भी नल वेक्टर आ जाएगा, तो मतलब न जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट है, नल वेक्टर नहीं आएगा, बल्कि ये जीरो स्केलर नंबर आएगा, स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर आएगा। तो तीनों ही केस में आइदर कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी एक जीरो, कोई भी एक, ए जीरो है तो भी हो जाएगा, बी जीरो है तो भी होगा, या दोनों जीरो हुआ तो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अब आप समझिए, यदि ए डॉट बी है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या मीनिंग होगा भैया? तो इसका ढेर सारे मीनिंग हो सकता है। आप समझिए, इसका मीनिंग सबसे पहली बात कि ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, और जहाँ पर ए जो है, ए नल वेक्टर नहीं है, बी नल वेक्टर नहीं है, दोनों में से कोई नल वेक्टर नहीं है, लेकिन यदि वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहा होगा तो जीरो हो गया होगा। या नहीं तो ये बातें वही कि यदि आपका वेक्टर ए जीरो नहीं है और बी आपका नल वेक्टर है, मतलब बी इज नल वेक्टर, या नहीं तो ए नल वेक्टर है और बी नल वेक्टर नहीं है, और या नहीं तो आपका दोनों ही नल वेक्टर हैं, ए इज नल वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो नल वेक्टर। तो आप इस केस में मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यही बोला कि यदि ये बात है, यदि ये हुआ तो जीरो होना तय है, लेकिन यदि जीरो है तो यही तीन बात होगी, ये कहाँ से पॉसिबल है? यदि ये जीरो है तो क्या एक दो तीन यही तीन बात हैं? ये भी तो ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ पर ये दोनों जीरो नहीं है फिर भी जीरो आ रहा है, तो उस केस में वो क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ बोला गया था जस्टिफाई विथ योर आंसर, जस्टिफाई द आंसर विथ एन एग्जाम्पल, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे आप देखिए आई डॉट जे, अब यहाँ पर समझिए आई डॉट जे क्या है? जीरो है। आई डॉट जे जीरो है, लेकिन क्या आई का मैग्नीट्यूड, क्या आई नल वेक्टर है? जी नहीं। क्या जे नल वेक्टर है? जी नहीं। दोनों में से कोई नल वेक्टर नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं, मतलब उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। तो ये लॉजिक है। आप एक एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं। इफ द वर्टिसेज ABC of the triangle this are respective, then the find angle ABC and the angle between BA। अच्छा, ये पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल आप बना लीजिए इस तरीके से। ये आपका ट्रायंगल, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है। B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 0 0 एंड दिस इज C 0 1 2 दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा है कि एंगल बिटवीन फाइंड एंगल ABC, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप क्या करिए, BC वेक्टर निकाल लीजिए, फिर ये BA वेक्टर निकाल लीजिए, और ये जो एंगल आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, क्या हुआ? एंगल है ना, एंगल बिटवीन BA एंड BC वेक्टर। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, BA, ये हुआ BA वेक्टर, इधर है BA वेक्टर, और ये आपका BC वेक्टर। तो लिखेंगे BA डॉट BC डिवाइड कर देना है BA के मैग्नीट्यूड से एंड देन BC का मैग्नीट्यूड। अब बात आती है कि BA और BC का डॉट प्रोडक्ट निकाले कैसे, क्योंकि BA वेक्टर नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, BA वेक्टर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर BA वेक्टर, तो BA मतलब आपको याद है पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, याद होगा तब। तो भाई A का मतलब इसमें से आप इसको माइनस करिए, 1 - 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो 2i, 2 - 0 तो +2j,
3 माइनस 0 तो +3 के, फिर ये बी ए आया, अब बी सी वेक्टर निकालिए, तो सी में से बी को माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो 0 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, तो आई हो जाएगा 1 माइनस 0 तो ये 1 इंटू जे, तो जे लिख देते हैं। 2 माइनस 0 जो कि 2k होने वाला है, तो ये हम लोगों ने लिखा बी ए डॉट बी सी, बी ए बी सी। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ के, तो 2 इंटू 1 तो 2, जे वाला हो जाएगा 2 और के वाला हो जाएगा आपका 6। डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से, तो बी ए का मैग्नीट्यूड बहुत ही आसानी से निकल सकता है, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 एंड देन है ना, बी सी का मैग्नीट्यूड आपको होगा 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। अब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 4 प्लस 6 10 हुआ, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 13 प्लस 17, तो रूट 17, और ये आपको आ जाएगा रूट 4 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो कॉस थीटा ये आया, तो आपको थीटा चाहिए, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये सारा चीज़ ऐसे ही रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 102 आएगा, और ये जो भी आएगा फाइनल आंसर। क्योंकि इसका जानते नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बोला है कि दीज आर कोलिनियर, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए, या एक बार ए बी वेक्टर और दूसरी बार बी सी वेक्टर निकालिए, और दोनों का जो आई जे का कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल है तो हो गया, या नहीं तो ए बी लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी हो गया तो भी हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए हम यहाँ पर ए बी वेक्टर जैसे निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 सॉरी 2 माइनस 1 तो 1 आई, तो आई लिख रहे हैं, 6 माइनस 2 4 जे लिख रहे हैं, 3 माइनस 7 माइनस, भाई बी सी वेक्टर क्या होगा जरा देखिए, ए बी मैंने निकाला, बी सी देखिए 3 माइनस 2 आई, 10 माइनस 6 तो 10 माइनस 6 4 जे, और यहाँ देखिए -1 -3 -4 के, ये तो यही वेक्टर आ गया। बी सी वेक्टर इज सेम एज ए बी वेक्टर। कहने का मतलब बी सी आपको याद है लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी होना चाहिए, और यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा है 1। यदि ऐसा हो गया तो हम क्या बोलते थे कि बी सी सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, तो बी सी इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, या नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी सी एंड ए बी आर कोलिनियर, बी सी कॉमा ए बी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। और यदि ये कोलिनियर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं ये तीनों पॉइंट जो हैं ए बी सी आर कोलिनियर, जो आपको पॉइंट दिया हुआ है वो कोलिनियर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सो दैट द वेक्टर दिस फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और मतलब ये एक परपेंडिकुलर होगा, एक बी बेस होगा, एक हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम को ये यदि फुलफिल कर गया तो हो गया। तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तीनों साइड का, और पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा है तो हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यदि ये इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है तो ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं। या नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें से आप किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी, आपको निकालना होगा, चेक करना होगा, ए डॉट बी निकालिए क्या आता है, बी डॉट सी निकालिए वो क्या आता है, और सी डॉट ए क्या होता है वो आप निकाल लीजिए। यदि आपको कोई भी एक जीरो आ गया तो 90 डिग्री हो गया, और किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 आ गया तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाएगा आपका मतलब राइट एंगल। तो मान लीजिए ए डॉट बी ही जीरो आ गया तब तो वहीं पर आंसर हो गया, और यदि ये नहीं आया तो बी डॉट सी चेक करना होगा, बी डॉट सी आ गया तो वहाँ पर आंसर हो गया, यदि वो भी नहीं आया तो तीसरा, मतलब इस तरीके से इसमें आपको काम करना होगा। तो आप ये कर सकते हैं खुद भी, ये सब क्वेश्चन अब आप खुद भी बना सकते हैं। और ये एंड हो गया। तो मतलब ये जो टॉपिक था और ये जो एक्सरसाइज था, इससे रिलेटेड जो थ्योरी था वो मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था, लेक्चर 3A, और ये जो है वो 3B, लेक्चर नंबर 3B में। तो एक्सरसाइज 10.3 NCERT का मतलब जितना हो सका उतना मैंने आपको बताया। हम आपको नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट, या नहीं तो आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।